गैस बन गई जी, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं जनाब, गैस की पेंटॉप डी दे दो जी, पेंटापेराजोल दे दो जी, रेजोडी दे दो जी, रैबलेट दे दो जी, जो टेबलेट मर्जी आई वो ले ली। लेकिन जब हम दोबारा से रिसर्च की तरफ जाते हैं, डॉक्टर साहबों से बात करते हैं और सब बताते हैं, कहते हैं जी पीपीटी जो है ये लंबे वक्त के लिए नहीं है, ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हैं और ये उसी वक्त आपने खाना। तो एविडेंस आपको गैजेट से आएंगे। ठीक। तो जब आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो फिर आप गैजेट्स अपनी मर्जी से उनको प्रिक्योर कर सकते हो और नीडी पेशेंट्स पे यूज़ कर सकते हो। अब मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ कि जब हम यहाँ जम्मू में आए तो एक ERCP करके एक टेस्ट होता है जिसमें हम गॉल ब्लैडर के साथ एक CBD डक्ट होती है, उसमें स्टोन फंस जाते हैं। ठीक। तो उस स्टोन्स को निकलवाने के लिए आपने भी कई बार सुना होगा कि लोग पंजाब जाते थे, दिल्ली जाते थे, पत्थरी फंस गई जी, पत्थरी फंस गई। अब जब से हम आए हैं तो वो पत्थरियां, अब हमारा पेशेंट बाहर नहीं जा रहा, तो मैं भी कर रहा हूँ। और हमारी कि हार्ट से जुड़ा हुआ मामला हो, वो एस्प्रिन ले रहा हो, वो एस्प्रिन के अलावा स्टैटिन ले रहा हो या उसके अलावा कोई भी दवाई ले रहा हो, डायबिटीज़ का पेशेंट हो, वो इंसुलिन ले रहा हो या टेबलेट्स ले रहा हो, या किसी और बीमारी में मुब्तला कोई भी पेशेंट हो, हर दवाई में लिखा गया है कि जनाब इस दवाई का ये तरह का चार्ट जो है वो डिसाइड प्राइमरी फिजिशियन करता है। ठीक। उससे एडवांटेज क्या हो जाती है कि पेशेंट की सारी मेडिसिन फिल्टर हो जाती है। ठीक। वरना क्या हो रहा है कि गैस्ट्रो की प्रॉब्लम है वो हम पर हमारे पास आएगा, फिर वो टांग की प्रॉब्लम है तो आर्थो के पास जाएगा, वो अपनी दवाई लिख देता है, फिर वो किसी शुगर की प्रॉब्लम है तीसरे के पास, वो भी लिख देता है। तो अल्टीमेटली वो सारी दवाइयाँ कहाँ जानी है? स्टमक में जानी। मेंटेन करना, उसके लिए इस एक्सेस का बहुत बड़ा रोल है। और वो वाकई लोगों को आस्ता आस्ता आप समझ में आ रहा है, जैसे आपने भी रिसर्च पढ़ी है तभी आप ये क्वेश्चन रेज कर रहे हो। इस तरह के कई सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अब पढ़ने लगे, समझने लगे। अब इसको उस तरह से भी हम कहते हैं गट इज सेकेंड ब्रेन ऑफ द बॉडी। इसका आम लफ्जों में मतलब है कि आपका पेट आपका दूसरा दिमाग है। बहुत सारे लोग हैरान होंगे भाई पेट कैसे दिमाग हो सकता है, लेकिन जो रिसर्च स्टडीज़ पूरी दुनिया में हुई हैं उन्होंने अब ये बात बिल्कुल साफ कर दी है कि आपका तंदुरुस्त होना यही नहीं है कि आप जहनी तौर पर ठीक हैं, जिस्मानी तौर पर आपका ठीक होना, आपके पेट का ठीक होना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो डॉक्टर जो इस पर नज़र रखते हैं कि आपको बर्पिंग क्यों हो रही है, गैस बन रही है जी मुझे बहुत ज़्यादा, लिवर को लेकर लोगों को परेशानियां हैं, इन तमाम परेशानियों को जो ख़ास एक महकमा है देखता है उसे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कहते हैं। बदकिस्मती हमारी है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी को लेकर इतनी गंभीरता नहीं जितनी होनी चाहिए थी। मेरे साथ से डॉक्टर शौकत चौधरी हैं, एक बड़े मशहूर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, और अब मेडिकल कॉलेज के बाद ARV एक हेल्थ क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, जहाँ पर ये अपने उस वक्त में बैठते हैं जब ये हॉस्पिटल से वापस आते हैं। तो आइए इनसे समझते हैं कि अस्पताल का बोझ होने के साथ साथ में ये जो नया बोझ इन्होंने अपने कांधों पर डाला है इसका फ़ायदा आम लोगों को कैसे होगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। तो मुझे पहले ये बताइएगा कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी क्या उस गंभीरता के साथ इस सब्जेक्ट को जम्मू कश्मीर में लिया जा रहा है जैसे लिया जाना चाहिए था? क्योंकि बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ हुई हैं अब जिन्होंने ये साफ कर दिया है कि गट आपका दूसरा ब्रेन है, और ये भी समझना चाहूँगा क्यों कहते हैं गट को कि आपका दूसरा दिमाग है। आई थिंक बहुत रेलिवेंट आपने क्वेश्चन रेज किया है। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी वाकई जो आपका गट है, इसीलिए लोग कहते हैं कि ब्रेन गट एक्सेस। तो इन दो एक्सेस का मतलब है कि दो पहिए हैं। तो दो पहिए सिंक्रोनाइज चलेंगे तो आदमी की बॉडी फुली फंक्शनल होती है और वो यूज़फुल होती है, प्रोडक्टिव होती है। ठीक। अब ये है कि जैसा आपने सवाल शुरू किया कि इसको लेस अंडरस्टैंड किया जाता है या इसको लेस इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो हमारा ये कहना रहता है कि ये इसका काम सिर्फ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है। वो भी है, लेकिन उसके साथ तवाज़ुन को मेंटेन करना, बैलेंस को मेंटेन करना, उसके लिए इस एक्सेस का बहुत बड़ा रोल है। और वो वाकई लोगों को आस्ता आस्ता आप समझ में आ रहा है, जैसे आपने भी रिसर्च पढ़ी है तभी आप ये क्वेश्चन रेज कर रहे हो। इस तरह के कई सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अब पढ़ने लगे, समझने लगे। अब इसको उस तरह से भी हम कहते हैं कि देखो एंग्जाइटी से आपका पेट डिस्टर्ब हो जाता है। तो बहुत सारे लोग जो सुनते हैं तो उनको आज तक ये पता नहीं लग रहा था कि एंग्जाइटी तो ब्रेन में होती है, तो इसका गट से क्या लेना देना।
तो रिसर्च ने यही पाया कि ये जो एक्सिस है, ब्रेन गट एक्सिस, इसका बैलेंस खराब होता है। इसका बैलेंस खराब होने से आपका सारा रिदम जीआईटी का, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपकी डाइजेशन इफेक्ट होगी, डाइजेशन इफेक्ट होगी तो एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होगी, एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होगी तो आपको मल्टीपल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज या मेजर सीरियल डेफिशिएंसीज, ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मतलब एक ऐसा विशियस साइकिल है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है टू लिव ए नॉर्मल प्रोडक्टिव लाइफ। जैसे आपने कहा टू लिव ए नॉर्मल प्रोडक्टिव लाइफ, ARV अब आपने यहाँ पर आप शाम को बैठते हैं, पहले तो मैं ये समझना चाहूँगा कि वो बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे हैं उनके लिए कि कितनी मोडालिटीज़ आपके पास यहाँ पर हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी यही है कि हमारे पास अगर प्राइवेट हेल्थ केयर में कुछ सेटअप्स हैं, उन सेटअपों में जब कोई पेशेंट जाता है और वहाँ कोई कुछ भी थोड़ा बहुत मामला ख़राब हो जाए या कोई कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए तो फ़ौरन उसको दौड़ा देते हैं कि आप GMC पहुँच जाइए जनाब। तो आपके यहाँ कितनी मोडालिटीज़ हैं और ये किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए फ़ायदेमंद है? देखो, ARV हॉस्पिटल हमने स्टार्ट किया है, जब शुरू में हमने स्टार्ट किया था तो ये सिर्फ एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी स्पेशलिटी के लिए, ठीक, उस स्पेशलिटी में although हम गवर्नमेंट में भी काम करते हैं तो गवर्नमेंट में कहीं लिमिटेशंस होती हैं, कहीं फंड्स की, कहीं दूसरे चीज़ों की, तो बहुत सारी जो चीज़ें, देखो आज तो सारा ज़माना गैजेट्स का है, ठीक, तो सारी मेडिकल साइंस जो है वो गैजेट्स पे ऑपरेट होती है, ठीक, तो वो जो मेडिसिन ऑफ आर्ट इज़ ओवर नाउ इट इज़ टाइम फॉर मेडिसिन ऑफ एविडेंस, ठीक, तो एविडेंस आपको गैजेट से आएंगी, ठीक, तो जब आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो फिर आप गैजेट्स अपनी मर्जी से उनको प्रिक्योर कर सकते हो और नीडी पेशेंट्स पे यूज़ कर सकते हो। अब मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ कि जब हम यहाँ जम्मू में आए तो एक ERCP करके एक टेस्ट होता है जिसमें हम गॉल ब्लैडर के साथ एक CBD डक्ट होती है, उसमें स्टोन फंस जाते हैं, ठीक, तो उस स्टोन्स को निकलवाने के लिए आपने भी कई बार सुना होगा कि लोग पंजाब जाते थे, दिल्ली जाते थे, पत्थरी फंस गई जी, पत्थरी फंस गई। अब जब से हम आए हैं तो वो पत्थरियाँ, अब हमारा पेशेंट बाहर नहीं जा रहा, तो मैं भी कर रहा हूँ और हमारे कलीग्स भी कर रहे हैं, तो वी हैव स्टार्टेड इट इम्प्रूविंग हेयर। ये एक बड़ी बात है। जैसे अभी हमने रिसेंटली, मैं आपसे अभी इससे पहले शेयर कर रहा था कि हमने 91 ईयर्स की एक माता जी का स्टोन निकाला जिसको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ थी। तो उस तरह से गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का हमारा ये इंटेंशन है कि जो लोग पंजाब और दिल्ली जाते हैं उनको रोका जाए और हम कितनी मैक्सिमम सर्विस उनको दे दें। ठीक। दूसरा आंसर उसका ये भी रहा कि एक तो पेशेंट यहाँ से जाता है, फिर वो थोड़ा एक्सप्लाइट भी होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, एक्सप्लाइट होता है, उसके 4 टेस्ट चाहिए, 8 कर देते हैं, है ना, ये तो कॉमन सी बात है। तो हमने उस चीज़ को एड्रेस, जो आपका दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का कि दौड़ा देते हैं यहाँ, तो उसमें ये है कि से फॉर एग्जांपल एक पेशेंट हमारे पास आता है और उसको चाहिए 8 इन्वेस्टिगेशन, 7 हमारे पास अवेलेबल हैं और 8th इज़ नॉट। ये मैं कोल्ड पेशेंट की बात कर रहा हूँ, एमरजेंसी पेशेंट की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, उसका भी मैं बात करूँगा। वो 7 हमने यहाँ कर ली। अब 8th इन्वेस्टिगेशन मेरे कलीग्स हैं, मैं PGI चंडीगढ़ से पढ़ा हूँ, तो दिल्ली में भी हैं, चंडीगढ़ में भी हैं, तो हमने 3 मेजर हॉस्पिटल्स इन दिल्ली, जिसमें गंगाराम, मेदांता और साकेत में जो मैक्स सुपर स्पेशलिटी, उनके साथ हम टाइड अप हैं। हम उनका डेटा उनको भेजते हैं, वो डाटा एनालाइज करते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन जो हम प्रपोज कर रहे हैं उस इन्वेस्टिगेशन में हमारी कोऑर्डिनेशन होती है, पेशेंट इनरोल हो जाता है उस इन्वेस्टिगेशन के साथ के लिए। हम पेशेंट को यहाँ से ट्रेन पे भेजते हैं, इंस्ट्रक्शन पेशेंट को यहीं से मिल जाती है, खाली पेट रहना है या कोई दवाई जो खा रहा है बंद करके जाना है, किधर जाना है, वो जाता है, गाड़ी से उतरता है, सीधा उस हॉस्पिटल में जाता है, वो प्रोसीजर कराता है, शाम की ट्रेन पकड़ता है, वापस आ जाता है। ठीक है। तो अदरवाइज़ क्या होना था कि उसको खुद जाना था, दिल्ली जाके अस्पताल पहले ढूंढना था, फिर डॉक्टर ढूंढना था, फिर सीरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बाद एक डॉक्टर के पास उसको पहुंचना था, फिर वो टेस्ट होना था, तो दैट वुड टेक एटलीस्ट 1 वीक 10 डेज, फिर लॉट्स ऑफ मनी इन्वॉल्व। अब वो वापस आता है, हम उनके साथ कोऑर्डिनेशन में काम करके तो उस पेशेंट की बेहतरी के लिए काम करते हैं। तो ये एक बड़ा सोलेस है, दिस हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग, और हमारे कई सारे पेशेंट इस तरह से ट्रीट भी हो, जो सुन भी रहे होंगे वो इसको सेकंड भी करेंगे कि उनके साथ इस तरह की बेहतरी आई। दिस इज़ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज़ के देखो, कॉर्पोरेट सेक्टर जम्मू में कभी था भी नहीं। ठीक। तो कॉर्पोरेट सेक्टर का मतलब ये है कि मल्टी स्पेशलिटी सेटअप जिसमें सारी इमरजेंसी सर्विसेज हों। तो उसके लिए देखो, जो पेशेंट है उसको भी सपोर्ट करना है, सोसाइटी को भी सपोर्ट करना है,
जब आप किसी पेशेंट की कोई प्रॉब्लम है, पेशेंट वो प्रॉब्लम लेता है, कॉम्प्लिकेशन कोई ऑन नहीं करता। वो भी तो देखो ना, प्रोसीजर के साथ कॉम्प्लिकेशन, तो कम जब कॉम्प्लिकेशन खुदा न खास्ता होती है, उसके साथ एक बैड नेमिंग शुरू हो जाती है, तो उससे अल्टीमेटली इस सोसाइटी का ही नुकसान होता है। वो पेशेंट जाके फिर एक्सप्लॉइट हो जाता है, वो छोटी मोटी चीज़ है। तो अब कॉम्प्लिकेशन फॉर एग्जांपल किसी को हुई तो वो कॉम्प्लिकेशन 7-8-10 दिन में ठीक भी हो सकती है, ठीक, तो उसको बाई कोई करता नहीं, इसलिए ये दिक्कत होती है। भी डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जैसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की जब हम बात करते हैं, कुल इन टोटलिटी जब हम बात करते हैं, तो कौन से पेशेंट है, कौन सी ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको लगता है कि ये आपको अब कह रहे हैं, हिंट कर रहे हैं कि आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएं? क्योंकि हम मतलब मुझे तो ज़ाती तौर पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है फिजिशियन का, लेकिन हमने सुना यही है कि अगर आप बीमार हैं तो पहले फिजिशियन के पास जाइए, फिर फिजिशियन ही आपको बताएगा कि आपको किस स्पेशलिटी के पास जाना चाहिए। पर मुझे लगता है जम्मू कश्मीर लोगों की तबीयत बन गई है कि फिजिशियन इज़ नो वेयर इन द बिजनेस एनी मोर, सीधा डायरेक्ट आप जो है सुपर स्पेशलिटी वाले के पास पहुंचते हैं। तो कौन सी ऐसी सिम्टम्स हैं जिनको देखकर आपको लगना चाहिए नाउ दिस इज द टाइम टू विजिट अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट? देखिए, ये पहला क्वेश्चन ये है कि प्राइमरली जो सिस्टम होना चाहिए, जो वेस्टर्न कंट्रीज में सिस्टम है, वो है कि प्राइमरी फिजिशियन एंड देन स्पेशलिटीज एंड सुपर स्पेशलिटीज। पेशेंट उसके पास आता है, सुपर स्पेशलिटी से ओपिनियन लेता है, फिर फाइनल एक तरह का चार्ट जो है वो डिसाइड प्राइमरी फिजिशियन करता है। ठीक, उससे एडवांटेज क्या हो जाती है कि पेशेंट की सारी मेडिसिन फिल्टर हो जाती है। ठीक, वरना क्या हो रहा है कि गैस्ट्रो की प्रॉब्लम है वो हम पर हमारे पास आएगा, फिर वो टांग की प्रॉब्लम है तो आर्थो के पास जाएगा, वो अपनी दवाई लिख देता है, फिर वो किसी शुगर की प्रॉब्लम है तीसरे के पास, वो भी लिख देता है। तो अल्टीमेटली वो सारी दवाइयाँ कहाँ जानी है? स्टमक में जानी है ना, इंटेस्टाइन में जानी है। परेशानी तो फिर गैस्ट्रो वाले के लिए, एक्चुअली परेशानी तो गैस्ट्रो वाले के लिए है ना। तो ये एक सिस्टम सेट नहीं है, इसलिए लोग चले जा रहे हैं हर जगह। एक सवाल तो ये है। तो इसमें यह है कि मेरा यही आपके माध्यम से मशवरा है कि जो पेशेंट गैस्ट्रो के हैं वो अगर दूसरी स्पेशलिटी से मेडिसिन खा रहे हैं तो वो ज़रूर जाके गैस्ट्रो वाले को दिखा दें कि हमें ये दवाइयाँ डाली हैं, हमें ये लेनी चाहिए कि नहीं लेनी। बट व्हाट बिहेवियर ऑफ द स्टमक शुड कंपेल यू टू विजिट अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट? वो हो गया रेड फ्लैग साइंस। रेड फ्लैग्स, हाँ, राइट। तो रेड फ्लैग साइंस में ये नॉर्मली पहले क्या होता था कि भाई आप 40 ईयर्स से ज़्यादा हो, आप 50 ईयर्स से ज़्यादा हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग दिस डिजीज इज मोर कॉमन इन एल्डरली एज कम्पेयर टू यंग। बट नाउ दैट हैज चेंज्ड। यस, सो नाउ द स्पेक्ट्रम इज कम्प्लीटली चेंज। जैसे आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट से बात करोगे तो पहले लोगों को हार्ट अटैक होते थे 40 इयर्स के बाद, अब 22, 18, 20, 18 तक भी लोग देख रहे हैं, हम भी देखते हैं। सिमिलरली अभी जैसे रिसेंटली मैं किसी 31 ईयर ओल्ड का सिग्माइडोस्कोपी किया, उसको ब्लीडिंग हो रही थी रेक्टम के रास्ते, तो वो बोला, हमने कहा जी आप एक सिग्माइडोस्कोपी करा लो। वो कहता है जी मुझे पाइल्स पुइल्स होंगे। रिलक्टेंट पेशेंट, मान नहीं रहा, यंग है। तो मतलब हम भी उसी दुविधा में, अल्टीमेटली पेशेंट वाज कन्विंस्ड, वी डिड दैट सिग्माइडोस्कोपी, उसको रेक्टल कैंसर निकला। चलो शुक्र है वो पता टाइम से लग गया, ऑपरेट हो गया, बच गया। तो इसका ये मतलब हुआ कि एनीथिंग जो किसी को परसिस्टेंट गैस बन रही है या परसिस्टेंट डिस्पेप्सिया जिसको हम कहते हैं, ही मस्ट सी ए डॉक्टर। उस तरह के वो रेड फ्लैग और उस तरह का कैटेगोरिकली इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन पॉसिबल ही नहीं है आज की मेडिकल साइंस में। उसमें जैसे ये होता था कि जैसे आप एनवायरनमेंट को देखो तो एनवायरनमेंट में होता था कि गर्मियों के 6 महीने फिर सर्दियों के 6 महीने, आज ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक, तो इस सिमिलरली साइंस इज ऑल्सो बिहेविंग द सेम वे। ठीक, तो माई पॉइंट इज कि एनीथिंग अगर आपको परसिस्टेंट है, एनीथिंग मोर देन 2 वीक्स, यू मस्ट सी अ डॉक्टर एंड यू मस्ट गेट योर्स। और लोगों की जो इन्वेस्टिगेशन करवाने की जो थ्रेशोल्ड है वो कम होनी चाहिए, ठीक, रादर देन के वो इधर। देखो अगर आप, साइंस ये कहती है कि अगर आप 100 आदमी को इन्वेस्टिगेट करते हो, अगर एक की जान बचाते हो तो इट्स वर्थ डूइंग। ठीक, आप समझे? तो फिर उसमें सोसाइटी का ये प्रेशर आ जाता है, जी देखो मेरा नॉर्मल था, ऐसे ही करा लिया, वैसे करा लिया, ऐसा है नहीं। आप देखो वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या हो रहा है कि आफ्टर अ स्पेसिफिक एज दे स्क्रीन एवरीवन। यस दैट्स ट्रू। ईयरली 40 साल के बाद सब कुछ 40 साल के बाद सब, मैं खुद काम यूएस में करके आया हूँ, 40 साल के बाद बंदे की एंडो कोलन सब होती है हमारी स्पेशलिटी रिलेटेड, या बाकी मोटे मोटे स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। तो हमारी अवेयरनेस ही नहीं है तो हम कराते भी नहीं। जैसे आपने कहा हमारी अवेयरनेस नहीं, हम कराते नहीं हैं। डॉक्टर साहब, कोई भी पेशेंट जो आपके पास आता है, आपसे ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हार्ट से जुड़ा हुआ मामला हो, वो एस्पिरिन ले रहा हो, वो एस्पिरिन के अलावा स्टैटिन ले रहा हो, या उसके अलावा कोई भी दवाई ले रहा हो, डायबिटीज़ का पेशेंट हो, वो इंसुलिन ले रहा हो या टेबलेट्स ले रहा हो,
या किसी और बीमारी में मुब्तला कोई भी पेशेंट हो, हर दवाई में लिखा गया है कि जनाब इस दवाई का ये साइड इफ़ेक्ट है। क्या साइड इफ़ेक्ट है जी? कि ये स्टमक में हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो क्या आप भी ऐसे केसेस आपके पास भी आ रहे हैं कि किताब कह रही है कि आपको एस्प्रिन लेना था 1 साल के लिए, लेकिन यहाँ डॉक्टर साहब कह देते हैं लेते रहो 5, 6, 10 साल, कोई दिक्कत नहीं है। आर यू गेटिंग केसेस जहाँ पर आपको ये पता चलता है कि जो बीमारी इसको गैस्ट्रो से जुड़ी हुई है, इट हैज़ लेस टू डू विद जो उसने वायलेशन खुद करी हुई है, मोर टू डू विद जो मेडिसिन उसने कॉन्टिन्यूसली ली हुई है? आर वी एक्चुअली टेकिंग टू मेनी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, आर वी फॉलोइंग डॉक्टर्स ब्लाइंडली? एब्सोल्युटली, एक्चुअली ये मैं इसको थोड़ा और तरीके से शुरू करूँगा कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में मतलब ये सेंटर हो गया सबका। ठीक। अब जैसे आपने कहा कि कोई आदमी हार्ट की दवाई खून पतला करने की खा रहा है, वो स्ट्रोक वाला भी खून पतला करने की खा रहा है, जहाँ वो स्टमक में रही है अल्सर बनाती है, और अल्सर हमने डेंजरस अल्सर देखे हैं, फटते हैं तो वो कैटास्ट्रॉफिक हो जाते हैं, कई बार जान बचाना मुश्किल हो जाता है। देन मैं आपके सवाल पे भी आऊँगा। सिमिलरली अगर डायबिटिक है आदमी, तो डायबिटीज़ को नर्व्स इफेक्ट, जैसे हमारी नसें कमज़ोर हो जाती हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, इसी तरह से हमारी जो एंटेरिक न्यूरोपैथी है वहाँ की नसें भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो फिर कमज़ोर हो जाती हैं, तो लोगों को किसी को लूज मोशन लग रहे हैं, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रही है, किसी को गैस हो रही है, खाने के बाद ब्लोटिंग हो रही है, तो भी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी पिक्चर में आएगी कि नहीं आएगी? फिर अगर डायबिटीज़ के साथ समबडी इज ओबीज, तो उसको मेटाबॉलिक एसोसिएटेड लिवर डिजीज़ भी हो जाती है, तो उसके दिक्कत भी हो जाती है। अब आप किडनी में चले जाओ तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनका गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में इफेक्ट काफ़ी सारे कॉमन होते हैं। तो कुल मिला के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी इज कॉमन टू ऑल द स्पेशलिटीज। बट व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग? राइट, द अदर थिंग इज कि ये जो खून पतला करने वाली दवाइयाँ या जो वारंटेड नहीं है, या ड्यूरेशन किसी के साथ, देखो कुछ जैसे ये कुछ लोग होते हैं, ये कुछ मल्टीपल स्टेंट डालते हैं, या कम्प्लेक्स कॉर्नरी डिजीज़ में कई बार लाइफ लॉन्ग ये देने पड़ते हैं, तो वो होगी कि रिस्क एंड बेनिफिट को। लेकिन डॉक्टर साहब जब आप किताब पढ़ते हैं, मतलब मैं तो आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट जो हमने डॉक्टरों से सुना है, जब आप पेपर पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, लैंसेट के जर्नल पढ़ते हैं, वो तो वहाँ मयाद बता रहा है हर एक चीज़ की। वो कह रहा है कि भाई ठीक है, अगर आपको स्टंट डाला हुआ तो 2 साल या 1 साल। मैंने कहीं पे भी नहीं पढ़ा कि ब्लाइंडली आपने अब ये दवाइयाँ जब तक आप जिंदा तब तक खाते रहना है, या कहीं कोई रिसर्च ऐसी है जो ये कहती है पूरी ज़िंदगी खाते रहो। नहीं, मैंने कहा कि वो कार्डियोलॉजिस्ट इसको बेटर आंसर कर पाए। बट यू आर फ्रॉम द मेडिसिन ऑल्सो ना? मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि देखो, इसमें जो जितना मुझे कार्डियोलॉजी की समझ है वो ये है कि इसमें कैटेगराइजेशन होते हैं। ठीक। तो कुछ जो सिंपल लीजन्स होते हैं उनमें वो कुछ मतलब स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक खून पतला करने की दवाई, और उसके बाद उनको उसके ऊपर रिसर्च है कि अगर आप दवाई बंद करोगे और अगर आप दवाई चलाते रहोगे तो किस में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उसको उसके बेस पे वो दवाई बंद कर लेते हैं। ठीक। कुछ कॉर्नरी आर्टरी जो कम्प्लेक्स कॉर्नरीज होती हैं, मल्टीपल स्टेंट्स होते हैं, उसमें ये लोग रखते हैं काफ़ी देर। अब तो काफ़ी सारे ब्लड थिनर मल्टीपल चॉइसेस आ गई हैं। अगर वो हो रहा है तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विजिट हैज़ टू बी वेरी फ्रीक्वेंट, क्योंकि इसके साथ जो एडिटिव्स होते हैं, जैसे एच पाइलोरी किसी को इन्फेक्शन है और खून पतला करने की दवाई भी खा रहा है, तो 2 कॉजेटिव एजेंट्स हो गए, दे विल नॉट ऐड, दे विल मल्टीप्लाई, राइट? तो फॉर दिस रीजन एनीबडी हु अंडरगोज सच प्रोसीजर शुड बी एडवाइज्ड टू सी ए गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। अच्छा, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट से एक और बहुत अहम सवाल है। गैस बंद कीजिए, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं जनाब, गैस की पेंटॉप डी दे दो जी, पेंटापेराजोल दे दो जी, रेजो डी दे दो जी, रैबलेट दे दो जी, जो टेबलेट मर्जी आई वो ले ली। लेकिन जब हम दोबारा से रिसर्च की तरफ जाते हैं, डॉक्टर साहबों से बात करते हैं और सब बताते हैं, कहते हैं जी पीपीटी जो है ये लंबे वक्त के लिए नहीं है, ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हैं, और ये उसी वक्त आपने खाना जब आपको लगता है। बिकॉज मैंने अपने परिवार में भी देखा है कि लंबे वक्त तक जब आप गैस की टिक्की खाते हैं तो आपका कहीं झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो आपकी पूरी बॉडी जो है वो शेक करना शुरू करती है। दैट आई हैव विजिबली सीन दिस। तो आई नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि क्या गैस की टिक्की कोई भी खा सकता है, और डू वी नीड टू बी, जैसे अब मेडिकल साइंस ने अब कह दिया कि आप एंटीबायोटिक अपनी मर्जी से नहीं लेंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक में भी रेजिस्टेंस पैदा होने लग गई है। कल को ये ना हो जाए कि आप एक एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो फिर वो असर करना बंद कर दे। तो इन दोनों सवालों का जवाब, पहला ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, व्हाट इज दैट एंड हाउ डज दैट हैपन, और दूसरा ये
कि क्या ये गैस की टिक्की कोई भी कभी भी ले ले, जितना मर्जी ले लो, लेते रहो जब तक जिंदा हो? बिल्कुल ठीक। देखो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमारे कंट्री में बहुत कॉमन हो गया। जैसे मैं आपको एक मेट्रोनिडाजोल की एग्जांपल बताता हूँ। तो मेट्रोनिडाजोल का लेटेस्ट डाटा है कि 70+% पीपल आर रेजिस्टेंट टू मेट्रोनिडाजोल। अच्छा, कोई असर ही नहीं होता? हाँ, तो उसका क्यों है? इनएडवर्टेंट यूज़, है ना। किसी को गैस बनी, मेट्रोजेल खा ली, खाते हैं ना लोग, बहुत सारे बोलते हैं। तो इसीलिए कि आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एंड विदाउट कंसल्टेशन एंटीबायोटिक नहीं, वो क्या प्रॉब्लम करेंगी? अगर आप ये खाते रहोगे यंगर एज में फॉर ए माइनर सिम्टम रिलीफ, या इसको मेडिकल साइंस में प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, कि आपने टिक्की खाई, आपको तो रिलीफ ऐसे भी मिलता है। तो प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब हो गया कि कोई केमिकल नहीं है, आपने टिक्की खाई, उससे भी फर्क पड़ता है। आप समझे मेरी बात? आई गॉट इट। तो इसलिए एंटीबायोटिक विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन या विदाउट एडवाइस, या जैसे वायरल हैं बहुत सारे, तो वायरल में लोग एंटीबायोटिक खा रहे हैं, ले रहे हैं, दे भी रहे हैं। तो नोबडी ट्राइज टू अंडरस्टैंड कि यार इसमें तो इसका रोल ही नहीं है, तो जिस कास्ट एंड रेजिस्टेंस ऐड कर रहा है बॉडी में। ठीक। सो दैट आई होप आंसर्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो दूसरा रहा कि पीपीआईज, तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो है उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्टमक में एसिड बनता है वो नेचर ने किसी काम के लिए रखा है। ठीक। उसका मतलब है उसका डाइजेशन में, खासकर प्रोटीन डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल है, राइट। तो अगर आप इसके साथ पीपीआई एक छोटा गैस या फ्लैचुलेंस या ब्लोटिंग को ख़त्म करने के लिए खा रहे हो, और उसके काउंटर प्रोडक्टिव ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो रही है ना, आप एसिड को मार रहे हो, और जो एसिड इंटेस्टाइन के बैक्टीरियाज को कंट्रोल कर रहा है, वो एसिड आपने पहले एक डिफेंस अपने आप खत्म कर दिया, उनको तो फ्री हैंड मिल गया नीचे वालों को, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ, वहाँ से डाइजेशन खराब होती है, एब्जॉर्प्शन खराब, तो इस चक्कर में लोग बहुत फंसे हुए हैं। अब तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए पीपीआई जो हैं वो एडवाइज्ड हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही खाते रहो। अब जैसे कुछ फंक्शनल डिस्पेप्सियाज होते हैं जिसमें वो एक ब्रेन गट एक्सेस फिर से वापस आ गए, उधर प्रॉब्लम तो ब्रेन गट की है, तो लोग पीपीआई खाते रहते हैं। तो एब्सोल्युटली नो, ए बिग नो टू बोथ एंटीबायोटिक्स भी और पीपीआईज भी। आप एडवाइस ले लें, एडवाइस लेके विजिट डॉक्टर and then establish the diagnosis and take it for that period of time। और उसके बाद भी अगर आप symptoms हैं तो उनके नॉन फार्माकोलॉजिकल measures हैं to handle them, to control them। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, जैसे आपने कहा कि दिमाग, ब्रेन एंड गट एक्सेस, आप अचानक कोई फ्राइटनिंग सी चीज़ हो गई, आप बाथरूम दौड़ते हैं फ़ौरन, मतलब एकदम से कोई चीज़ आप फ़ौरन बाथरूम दौड़ते हैं। अब इससे तो साहब, जैसे आपने खुद ही पहले कहा कि भाई पता चल गया भाई गट का और ब्रेन का कनेक्शन है, तो ये किस हद तक सच है कि अगर आप अपने जहन में कोई चीज़ कॉन्टिन्यूसली सोचना शुरू कर दीजिए, मैं बीमार हूँ, मेरा पेट ठीक नहीं है, फलानी चीज़ ठीक नहीं है, ढमकाने है, छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको, इज़ इट अ फैक्ट कि आप अपनी बीमारी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं इफ़ यू आर थिंकिंग टू मच अबाउट इट, और क्या वाकई इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द बॉडी या कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, बिल्कुल पड़ता है जी, यही तो मसला है सारा। देखो ना, आप नेगेटिविटी में घुस जाते हैं। पहली सवाल ये बात है कि एक चीज़ जो कई साल तक चल जाए, एटलीस्ट मोर देन ए ईयर, तो मोटा मोटा हमारा ये कंसेप्ट होता है कि दैट इज़ नॉट अ मेजर इशू। क्योंकि कोई भी बीमारी आपको, गॉड फॉरबिड कैंसर हो, तो साल से ऊपर जीने ही नहीं देगा, जीने नहीं देगा, वो आपको ले जाएगा, ठीक है। तो अगर आप साल से ऊपर से सिम्टोमेटिक हो तो ये कोई सीरियस मसला नहीं है, ठीक है। बहुत रेलिवेंट सवाल आपने पूछा कि आप नेगेटिविटी क्रिएट करते हो, राइट, और वो नेगेटिविटी एडवर्सली आपकी नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग को इफेक्ट करती है, एंड यू गेट ट्रैप्ड इनटू दैट विशियस साइकिल, ठीक है। तो इस तरह से इसमें फंसना नहीं है, यू टेक ए कंसल्ट, वो आपको बता देगा कि भाई आपकी प्रॉब्लम है या नहीं है। सीरियस प्रॉब्लम है तो वो पकड़ के एड्रेस कर लेंगे, नई प्रॉब्लम है तो यू हैव टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन एंड बिलीव हिम। तो अच्छा, आखिर मुझे डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ARV आपने नाम भी बड़ा इसका चुन के रखा हुआ है, ये ARV बेसिक, व्हाट इज ARV? देखो, ARV एक, मैं US में था तो इट्स अ ब्रांड वेरी पॉपुलर देयर। अच्छा। A stands for affordable, R stands for reasonable, and V stands for valuable. So that is what we have tried। आप जैसे इसी की कंटिन्यूटी में बताऊं कि आप अभी हमारी एंडोस्कोपी सेक्शन में थे, तो आपने देखा कि वहाँ 9 sets of endoscopes, 9 sets of endoscopy, राइट। तो what we do is कि अगर एक पेशेंट को एंडोस्कोपी की एंड द अदर वन इज़ इन लाइन,
तो हम क्या करते हैं कि उसको स्टरलाइजेशन के लिए डाल देते हैं और दूसरा स्कोप यूज़ करते हैं। तो स्टरलाइजेशन जनरली टेक 3 to 5 मिनट्स कंटैक्ट टाइम, तो उसको स्टरलाइजेशन में दे के तब तक दूसरा स्कोप रेडी हो जाता है एंड देन वी डू विद दिस। जो पर्पज़ आपने बिगनिंग में पूछा था कि क्यों आप चला रहे हो या कि ये बोझ एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हो, देखो इट्स इन्वेजिव प्रोसीजर। आप अंदर स्कोप लेके जाते हो तो यू टेंड टू कीप सम इन्फेक्शन फ्रॉम आउटसाइड इनटू द बॉडी। यस, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा एक और एडिशनल हमने किया है कि हमारे पास पीडियाट्रिक स्कोप है, प्राइवेट में जनरली नहीं होती। तो पीडियाट्रिक स्कोप का पैसा पूरा नहीं कभी होता। पैसा पूरा नहीं होता नहीं, क्योंकि आई अडल्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ ना, तो बच्चे तो हमारे पास कम आते हैं। बच्चे क्यों आएंगे? किसी ने कॉइन खा लिया, किसी ने पिन स्वॉलो कर लिया, किसी ने कोई फॉरेन बॉडी, वो निकालने के लिए बच्चों में यूज़ होता है, या कभी रेयरली उनके कोई इंडिकेशंस होती है उनमें, या फिर किसी का इसोफेगस किसी का नैरो हो जाए जहाँ हमारी अडल्ट स्कोप नहीं जाती, तो वहाँ हम पीडियाट्रिक स्कोप से। तो जो गैजेट हम ऐड कर रहे हैं वो गैजेट पार एक्सेलेंट है, तभी लोग दिल्ली वाले हमारे साथ एसोसिएट करते हैं। इफ़ दे आर नॉट वर्थ तो वो मानेंगे नहीं ना हमारी इन्वेस्टिगेशन। पर ये टेस्ट जो है जो बेचारे करवाने आते हैं, एक बड़ी मुसीबत है जी लोगों की। वो मुसीबत ये है कि लोग इतने अमीर नहीं हैं। मैं बड़ी बार कहता हूँ कि जब आप तरक्की को मापना शुरू करते हैं तो इस बात का ख्याल रखा कीजिए कि आज भी हमारे देश में 1000 रुपया जो किसी बेचारे के खाते में आता है, उसको लेने के लिए आज वो बैंक की लाइन में खड़ा हो जाता है। भाई 1000 रुपया मुझे प्रधानमंत्री ने डाला है, मुझे लेना है। तो अगर आज भी 1000 रुपये के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं, दैट सिंपली मीन्स कि अफोर्डेबल होना चाहिए एटलीस्ट प्राइवेट हेल्थ केयर में जो भी आप सुविधा दे रहे हैं, तो अफोर्डेबल है। देखें, उसकी मैं आपको एक, वैसे भी रिसेंटली हमने एक वर्कशॉप करी, तो उस वर्कशॉप में हमारे 2 कलीग्स आए थे, 2 दिल्ली से, 2 कोलकाता से। तो हम जैसे किसी पेशेंट में हमने स्टेंट डाला था, ठीक है, तो स्टेंट निकालने के लिए वो खड़े थे, तो मैंने कहा जी आप निकाल दो। तो वर्कशॉप चल रही थी, तो उन्होंने निकाल दिया। तो पूछा कि इसके कितने पैसे आपने चार्ज किए? हमने कहा 2500। कहते हैं हम तो 18,000 लेते हैं दिल्ली में। जी हाँ, जहाँ दौड़ के लोग जाते हैं। ठीक है। ERCP हम करते हैं, हम 25,000 रुपया तकरीबन ले रहे हैं। दिल्ली में 1 लाख रुपया लगता है ERCP का। जी हाँ। एंडोस्कोपी मेदांता चले जाओ, जो 2500 रुपये की हम यहाँ करते हैं, वहाँ 8500 की होती है। सो मेरा कहने का मतलब कि ये जो 2500 या 2000 रुपया है, ये कहीं फिक्स हुआ था लेट 90s में। अब क्योंकि हमारी पॉपुलेशन नहीं है, एज राइटली सेड, क्योंकि देयर इज़ अ वैल्यू फॉर मनी, तो लोगों के लिए 1000 रुपया भी कई बार मुश्किल है इकट्ठा करना, तो हमने वो वाला रखा हुआ। लेकिन मेडिकल साइंस में ये चीज़ मस्ट है। अगर आपको सर्विस देनी है, क्वालिटी सर्विस देनी है, तो उसमें देखो पैसा तो लगेगा ही ना। पीपल एक्सपेक्ट कि सफाई भी हो, अच्छा उनका प्रोसीजर भी हो, अच्छा ट्रीटमेंट भी हो, क्वालिटी मेडिसिन भी मिले। ये भी एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है जिसकी वजह से हमारा हेल्थ सिस्टम यहाँ नहीं उठ रहा। फिर वो जाके दिल्ली दे आते हैं पैसे, या पंजाब दे आते। दिल्ली तो डबल हो जाता है ना, पहले आपको ट्रेन का खर्चा, वहाँ रुकने का खर्चा, फिर होटल का खर्चा, फिर उसके बाद बीमारी का खर्चा। बीमारी को तो वो माइंड भी नहीं करते। तो यहाँ लोग है माइंड सेट में, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उनके माइंड सेट के साथ ही चला जाए और हम अब कम से कम कमाएं और उसमें देखो बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी दे दें। जैसे अब एंडोस्कोप एक ख़राब हो गया, पिछले दिनों में मेरा एक एंडोस्कोप मामूली सा उसमें ब्लॉक आ गया, तो दिल्ली जाके मैंने ठीक कराया, 1 लाख ले लिया उन्होंने ठीक कराने का। वो ब्लॉक था छोटा सा, तो दैट इज़ व्हाट दिल्ली। अच्छा, आखिर मुझे ये बताइएगा कि ऑल ओवर द ग्लोब 40 साल की जब आप एज क्रॉस करते हैं, कॉलोनोस्कोपी, सिग्माइडोस्कोपी रूटीन हर एक करवाता है। क्या ट्रेंड्स हैं आपके यहाँ? बिकॉज आपके यहाँ भी आप कॉलोनोस्कोपी भी करते हैं, सिग्माइडोस्कोपी भी करते हैं, तो क्या मेडिकल एडवाइस के बाद लोग आकर करवा रहे हैं, या इन जनरल लोग एक कॉलोनोस्कोपी का टेस्ट कराने के लिए आते हैं आपके पास? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेडिकल एडवाइस के बाद भी नहीं कराते आगे, नहीं करवाते। नहीं करवाते। बट डू यू थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन JNK ऑल्सो? वेरी वेरी। देखो ना, अगर आप जाके कैंसर डायरी ले लो और उस कैंसर डायरी में स्टेट की कैंसर डायरी ले लो, जम्मू की ले लो, श्रीनगर की ले लो, तो आप ये देख के हैरान होंगे कि मेजॉरिटी कैंसर जो है वो स्टेज 4 में हम पिकअप कर रहे हैं। यस, ये दिस इज फैक्ट। मैंने स्टोरी भी की इस पर। स्टोरी भी की आपने इस पर, है ना? बिल्कुल। तो उसकी वजह यही है कि हम कराते ही नहीं ना, टेस्ट ही नहीं कराते। टेस्ट कराना ही नहीं। हाँ, मैंने जी वो 4 साल पहले कराया था मैंने। पर आप मतलब, क्योंकि मैंने जो रिसर्च पढ़ा पिछले कुछ सालों से, पिछले 10 सालों में ख़ास तौर पर, कॉलन कैंसर
यंगस्टर्स में एट द एज ऑफ 31 भी बहुत सारे लोगों में कॉलन कैंसर जो डिटेक्ट किया गया है। और अब तो ये आम सी बात होगी कि 30 से और 45 साल के बीच इसमें तो बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं। इट्स नो मोर, और वो लिख भी रहे हैं कि कॉलन कैंसर इज नो मोर अ गेम आफ्टर 40। अब ये 40 से पहले 31, 32, 33 और काफ़ी यंग पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको कॉलन कैंसर है। जम्मू में काफ़ी केसेस हैं, बड़े नोटेड कुछ लोग हमारे जो हैं कॉलन कैंसर की वजह से हमसे अलग हो गए, हमसे जुदा हो गए। हालांकि बहुत कोशिश की उनको बचाने की डॉक्टर्स ने, लेकिन दे कुडंट सर्वाइव। अ नंबर ऑफ नोटेबल पीपल, आई नो मोस्ट ऑफ देम, बट मतलब व्हाट इज सीक्रेट शुड रिमेन अ सीक्रेट। तो आपसे जानना चाहूँगा मैं कि आप क्या एडवाइस करेंगे लोगों को कि कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो आपको लगता है कि ARV में या कहीं पर भी जो आपका बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट हो वहां आकर आपको करवाने चाहिए once you have some signs and symptoms or once you have crossed 40? देखो एनीबडी, ये बड़ी सही बात है कि एज इज़ नो क्राइटेरिया Anymore. ठीक है। वो बात तो हमने शुरू में ही बात की कि मैंने ही तो 31 साल का, 31 ईयर्स का जिसका पिक किया है रेक्टल कैंसर। इस तरह के कई सारे पेशेंट हैं, मेरे फॉलोअप में भी हैं जिनका लेस देन 40 ईयर्स ऑफ एज में हमने कोलन कैंसर पिक किया। आधों को हम टाइमली डायग्नोज कर पाए, आधे नहीं हम बचा भी पाए। तो वेरी यंग पीपल। पॉइंट इज़ के किसी भी आदमी को कॉन्स्टिपेशन रहे या कभी ब्लीडिंग लैट्रिन के रास्ते हो या उसको खून कम होने की शिकायत हो या पेट में परसिस्टेंट सिम्टम पेन वगैरह हो, वो ज़रूर जाके डॉक्टर को दिखाए और डॉक्टर असेस कर लेगा कि इसको क्या ज़रूरत है। और खुद दवाइयाँ ना खाएं। खुद दवाइयाँ, देखो पेट दर्द खा ली, मुझे ऐसे बवासीर से खून आ रहा है, लोग जनरली पता क्या करते हैं कि वो समझते हैं खून आया, बवासीर हो गया होगा, मैंने गर्म खा लिया था, मैंने सर्द खा लिया। ये भी है हाँ। कि जनाब बवासीर का खून तब आता है, मतलब कईयों से तो मैंने ये भी सुना कि जनाब मैंने कॉफ़ी पी ली थी फिर मुझे खून आ गया, जनाब मैंने मीट खा लिया था इसलिए मुझे खून। अब व्हेन व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम डॉक्टर्स दिस इज नॉट अ फैक्ट एक्चुअली। सो जैसे हमने बाकी स्पेशलिटीज़ की बात की, वैसे ही इसमें भी इतना जनरली यंगर एज में हम इतने इश्यूज देख रहे हैं कि बहुत डर लगता है। और फिर हम क्या करते हैं कि कई बार पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं, पेशेंट कभी रिलक्टेंट भी होता है, हम कहते हैं आप हमारे पास एक ओपिनियन लेने हैं, हमने अपना ओपिनियन लिख दिया है, अब इट इज़ योर चॉइस कि आप क्या इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं, क्या नहीं कराना, क्या नहीं कराना चाहते हो। लेकिन डॉक्टर साहब मैंने आपको कहा ना कि जैसे जैसे द मोमेंट आई एम ट्राइंग टू क्लोज इट, कुछ ना कुछ आ ही रहा है। डॉक्टर साहब ये भी मुझे बताइएगा, जैसे आपने कहा कि यंगर पेशेंट्स में आप ये सब चीज़ें देख रहे हैं और आपने खुद ही कहा कि जो आपके पास पेशेंट आ रहे हैं हर एज ग्रुप के आ रहे हैं, आखिर में बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे हैं, व्हाट चेंजेस शुड यू ब्रिंग इन योर लाइफ, जो चेंजेस ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो प्रॉब्लम्स आपके गट के साथ हैं, आपके ब्रेन के साथ हैं, उनको आप कम से कम कोई फिजिकल मूवमेंट करके या क्या करके यू कैन जस्ट रिड्यूस देम अ बिट, बिकॉज मेडिसिन, डू यू थिंक मेडिसिन ओनली विल हेल्प, व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड? नहीं, देखो ये सारी चीज़ें जो हैं पहले ये 40 के बाद होती थी, अब ये सारा स्पेक्ट्रम चेंज हो गया, तो उसकी वजह के पीछे जाना पड़ेगा हमें। तो उसकी वजह मेरा यही सजेशन आपके माध्यम से रहेगा कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम हमारा खान पान और लाइफस्टाइल को चेंज करें। लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी मस्ट बी इंक्लूडेड फॉर एवरीवन। जो चल सके एम्बुलेटरी है उसको 1 घंटा जरूर अपने लिए खर्चना चाहिए। ठीक। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इसके खाने में सब्जियों का और फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा रहना चाहिए। ठीक। थर्ड थिंग इज़ कि अगर आप मीट खा रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि सैलड शुड बी टेकन एम्पली। ठीक है। पानी हम कम पी रहे हैं, देखो ना जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो मॉडिफाइबल चीज़ें हैं वो तो मॉडिफाई कर सकते करें। तो आई थिंक मैं रिट्रिएट करूँगा कि लाइफस्टाइल को चेंज करें, खान पान को बेहतर करें। तो आई थिंक आधी वाली प्रॉब्लम जो है स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें जो है ना, दे ऑल्सो ऐड टू दीज इश्यूज। तो अगर इनको हम हैंडल कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आधी प्रॉब्लम वी शुड बी एबल टू हैंडल। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर शौकत चौधरी, ARV, एक ऐसा हॉस्पिटल जिस हॉस्पिटल के जरिए कोशिश है डॉक्टर शौकत चौधरी की कि उन गरीबों और कमज़ोरों तक पहुंचा जा सके जो बेहतरीन इलाज के लिए यहाँ से दिल्ली पंजाब दौड़ते हैं, उन तक कम से कम पहुंचा जाए। जिनके लिए नहीं मुमकिन है कि आप लाखों रुपए खर्च कर सकें, वो यहाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इंश्योरेंस की और अन्य कई और सुविधाएं इन्होंने रखी हैं, सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए कि वो गरीब और वो कमज़ोर आदमी जिसको बेहतरीन इलाज चाहिए मगर उसको लगता है कि नहीं मिलेगा, उसके लिए कम से कम इलाज जो है वो उसके घर के बिल्कुल नज़दीक मुहैया कराया जाए। तो इनका क्लिनिक यहाँ पर भटिंडी में है, जो ही आप आते हैं बिल्कुल शुरुआत में ही है।
तो दूसरा ये कि अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा बदलिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चलिए।